रहते थे, जिनकी बहुत बड़ी जमीन थी और अनाज का गोदाम भी था। सेठ जी की शादी को कई वर्ष बीत चुके थे, लेकिन उन्हें कोई संतान नहीं थी। एक दिन सेठ जी से मिलने उनके एक परिचित आए। अरे भाई, तुम तो इतने रईस हो, तुम्हारे इतने पैसों का क्या उपयोग अगर तुम्हारा कोई वारिस ही नहीं है। कई वर्षों से मेरी भी यही तमन्ना है कि मेरी कोई संतान हो। तुम दूसरी शादी क्यों नहीं कर लेते? सेठ जी सोच में पड़ गए। मेरी नजर में एक लड़की भी है, मेरी बहन की बेटी माया। अगर तुम कहो तो बात आगे बढ़ाता हूँ। सेठ जी ने हामी भरी और कुछ महीनों बाद सेठ जी माया को विवाह करके अपने घर ले आए। ये देख रेखा दुखी थी, लेकिन उसने एक शब्द भी नहीं बोला। माया सारा दिन घर पर आराम करती और सारा काम रेखा से ही करवाती थी, और अब उसने अपने असली रंग दिखाने भी शुरू कर दिए। शाम के समय जब सेठ जी घर लौटे तो माया बीमार होने का नाटक करती। हाय रे मेरी कमर, अरे रे। क्या हुआ तुम्हें? अभी सुबह तो एकदम ठीक थी। पूरा दिन घर की सफाई और काम कर करके मेरी कमर दर्द कर रही है। क्यों रेखा तुम्हारी मदद नहीं करती? दीदी, वो मुझसे बड़ी है, वो मेरी मदद कैसे करेंगी? और है तो वो आपकी पहली पत्नी, तो उनका ही रुतबा मुझसे ज्यादा होगा ना? ये सब सुन सेठ जी आग बबूला हो गए। रेखा, रेखा, ये सब मैं क्या सुन रहा हूँ? तुम नई दुल्हन से ही सारा काम करवाती हो। एक तो तुम मुझे एक बेटा भी नहीं दे पाई, और ऊपर से तुम्हारी इतनी धौंस कि तुम माया से सारा काम करवाती हो। लेकिन रेखा ने बहुत समझाने की कोशिश की, पर सेठ जी ने उसकी एक ना सुनी और फिर बेचारी खुद के हालातों पर रोने लगी। इसके बाद माया आए दिन रेखा को किसी न किसी कारण डांट पड़वाती रहती थी, और बेचारी रेखा सब कुछ सुनकर भी घर का सारा काम किया करती थी। एक दिन ये सब इतना बढ़ गया कि सेठ जी ने रेखा को घर से बाहर निकाल दिया, और वहाँ माया का षड्यंत्र कामयाब हुआ। फिर क्या था, सेठ जी माया की हर बात माना करते थे। ए जी, ये उस घर के कागजात हैं जो आप मेरे भाई को उपहार में देने वाले हो। इस पर अपने हस्ताक्षर कर दीजिए। हाँ हाँ, मेरे साले को शादी के उपहार में कुछ बड़ा ही मिलना चाहिए। लाओ, अभी हस्ताक्षर कर देता हूँ। सेठ जी उस कागजात को बिना पढ़े लिखे ही उस पर हस्ताक्षर कर देते हैं, और माया के चेहरे पर अजीब सा तेज आ जाता है। कुछ दिनों बाद माया और उसका भाई सेठ जी को अपने ही घर से बाहर निकाल देते हैं। माया, ये तुम क्या कर रही हो? ये घर मेरा है और तुम मेरी पत्नी हो। अरे ओ बुढ़े, तूने ये सोच भी कैसे लिया कि मैं तो जैसे बुढ़े को अपना पति बनाऊंगी? उस दिन जिन कागजातों पर तूने हस्ताक्षर किए थे ना, वो तेरी सारी जमीन और जायदाद के थे, जो अब मेरे नाम पर है। ये सब सुन सेठ जी को दौरा पड़ गया। गांव वाले उन्हें अस्पताल ले गए। जब वो अस्पताल में बीमार थे, तो उन्हें देखने के लिए उनकी पहली पत्नी रेखा ही आई थी, जो फूट फूट कर रो रही थी, और उनकी दूसरी पत्नी माया उन्हें देखने तक नहीं आई। ये देख सेठ जी को अपनी गलती पर पछतावा हो रहा था, और वो रोने लगे। इस कहानी ने हमें ये सिखाया कि हमें लोगों के बाहरी रूप रंग से ज्यादा उनके मन की खूबसूरती पे ध्यान देना चाहिए। रायपुर के एक छोटे से गांव में दो दोस्त रहा करते थे, नत्थू और जग्गू। ओए जग्गू,
वो रही गिल्ली, अब तेरी बारी। मैं तो सबसे दूर मारूंगा, तुम तैयार रहो। अरे इतनी दूर! नत्थू और जग्गू का पूरा दिन साथ में ही गुजरता था। दोनों साथ में पाठशाला जाया करते थे और लौटते वक्त साथ ही मस्ती भी किया करते थे। देखते ही देखते दोनों बड़े हुए और अब दोनों ने गांव में एक छोटी सी दुकान खोली, जहां दोनों मूर्तियां और घड़े बना कर बेचा करते थे। उन दोनों की जिंदगी बहुत ही सुखद बन चुकी थी और कुछ वर्षों बाद दोनों ने एक ही मंडप में शादी भी कर ली और शादी के बाद भी दोनों साथ ही काम किया करते थे। हर हफ्ते दोनों में से एक मटके और मूर्तियां बनाने के लिए मिट्टी इकट्ठा करने के लिए गांव से दूर एक नदी के किनारे जाया करता था। एक हफ्ते नत्थू तो एक हफ्ते जग्गू। उन लोगों की जिंदगी बहुत ही सुखद थी और दोनों की पत्नियां भी बहुत अच्छी थीं। लेकिन एक बार जब जग्गू मिट्टी इकट्ठी करने गया तो उसे नदी के किनारे एक सोने से भरा हुआ खजाने का बक्सा मिला। बक्सा देख जग्गू की आंखें फटी की फटी रह गईं और वो बक्सा अपनी गोनी में भर के घर की ओर चलने लगा। घर पहुंचकर जब उसने अपनी पत्नी को वो बक्सा दिखाया तो वो भी फूले नहीं समाई। अरे वाह, हमारे तो भाग्य ही खुल गए, हम तो अमीर बन गए। हे भगवान, तेरा लाख लाख धन्यवाद। मैं अभी ये बात नत्थू को बताता हूँ। नहीं, रुकिए, ये खजाना हमें मिला है, इस पर सिर्फ हमारा हक है। हमें ये नत्थू भैया के साथ नहीं बांटना चाहिए। शायद तुम ठीक कह रही हो। उन दोनों ने वो धन अपने पास ही रख लिया। जग्गू ने एक बड़ा घर खरीद लिया, एक बड़ी दुकान और अपनी पत्नी के लिए ढेर सारे गहने भी। लेकिन अब ये शोहरत जग्गू और उसकी पत्नी के सिर चढ़ गई थी। भाई जग्गू, तुम्हारी सफलता से मैं बहुत खुश हूँ। भैया, आप खुश हो या आपको जलन हो रही है? ये खजाना आपको नहीं मिला। मैं क्यों जलूंगा भाभी, मैं तो अपने दोस्त की तरक्की से ही खुश हूँ। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। गरीब नत्थू वहाँ से चला गया। नत्थू अब भी अपनी दुकान में ही काम किया करता था। इस बार जब वो नदी के पास गया तो उसे एक बहुत बड़ा हीरा मिला। ये तो वही हीरा है जिसकी चोरी होने की खबर राजा जी के राजदूत बोल रहे थे। मुझे ये हीरा राजा जी को वापस दे देना चाहिए। नत्थू सीधा राजा जी के दरबार पहुंचा। महाराज, मुझे आपका ये हीरा नदी के किनारे मिला, ये लीजिए। बहुत अच्छे नत्थू, हम तुम्हें तुम्हारी ईमानदारी के लिए ये हीरा उपहार में देते हैं। धन्यवाद महाराज। और तभी राजा के कुछ सिपाही जग्गू को पकड़ लाए। महाराज, ये जग्गू है जो आपके जेवरों को बाजार में बेच रहा था। ये चोर है। महाराज, क्षमा चाहता हूँ महाराज, ये मेरा दोस्त है, ये चोर नहीं हो सकता। लेकिन इसके पास हमारे जेवर थे। महाराज, इसे भी आपके जेवर वही मिले होंगे जहां मुझे मिले थे। इसने कोई चोरी नहीं की।
राजा ने कुछ सोचा और फिर बोले, जग्गू, कुछ सीखो अपने दोस्त से। वो कितना ईमानदार है। उसने मुझे मेरा चोरी हुआ हीरा लौटाना चाहा और तुम मेरे जेवरों को बेचकर अमीर बनना चाहते हो। इस बार मैं तुम्हें तुम्हारे दोस्त के कहने पे माफ कर रहा हूँ, लेकिन अगली बार नहीं। धन्यवाद महाराज, मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। और इस कहानी ने हमें ये सिखाया कि जो धन आपके पास है वो आपके पास आज है, वो कल रहेगा या नहीं इसका कोई आश्वासन नहीं है। लेकिन धन की वजह से अपने आपसी रिश्तों को खराब नहीं करना चाहिए और ईमानदारी की राह पर ही चलना चाहिए। हाय, मैं हूँ शाइनी। अगर आप मुझे ऐसे ही देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें और हाँ, इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें।